Hello, everyone. Today we are going to start a new topic corporate governance. Corporate governance, although might seem a little boring and off the track topic to you, but it has a huge coverage. बड़ी सारी coverage है हमारे एग्जामिनेशन में और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको पढ़ने का अप्रोच क्या वैसा ही होना चाहिए जैसा हम पूरा लॉ पढ़ते हैं कि बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ ये प्रोविजन ये प्रोविजन ये प्रोविजन। आंसर इज नो, राइट। इसको हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा बिकॉज लॉ में आपको कंसेप्ट ग्रास्प करने होते हैं। देन यू आर गिवन सम टाइप ऑफ केस स्टडीज, मे बी यू आर गिवन सम डायरेक्ट क्वेश्चंस, यू आर गिवन सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हो एंड देन यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस वेरी इजीली। बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है तो आप प्रोविजन तो नहीं लिख सकते ना। प्रोविजन क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। ऑडिट कमेटी किसको बनानी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट कमेटी आया तो ऑडिट कमेटी किसको बनानी है, हमें पता है कि इन टाइप की कंपनीज को बनानी होती है। आगे पीछे हमने कोई भी लैंग्वेज लिखी, हमने क्रक्स सही लिखा, हमको नंबर मिल गए। बट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मे बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्सेस मैनेजमेंट, अब क्या लिखें, कैसे लिखें, राइट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, कैसे लिखें, उसमें क्या लिखें। लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, समझा तो हमने बहुत कुछ है, पर क्या उस पर नंबर मिलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट यू मेक नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक कॉपी रेडी होनी चाहिए जिसमें हम नोटिंग्स करेंगे। वी विल लिस्ट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइन्स, ताकि आपसे कभी भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो कि हाँ ये पोर्शन तो मुझे याद करना ही करना है, नो मैटर हाउ वेल आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ऑफकोर्स फॉर रीडिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लर्निंग। बट अगर इस टॉपिक को आप प्रैक्टिकली समझो, मनोहर कहानियों को छोड़ दो, प्रैक्टिकली समझो, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कुछ नोटिंग्स हो और कुछ याद करो आप इस टॉपिक में। ओके, सो विद दैट अप्रोच वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास ऑफ द टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑफ कोर्स समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। हमारे पास नोबल की, हमारे पास एड्रियन कमिटी, हमारे पास नारायण कमिटी, बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं व्हिच आर गिवन एंड व्हिच मे इवन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। पर वो डेफिनेशंस बाद में, ठीक है, वो डेफिनेशन सब बाद में पढ़ेंगे हम। पहले भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पहले हमारे लिए एक और चीज जरूरी है। वो चीज क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस। एक मिनट, आई नीड सम पोर्शन टू एक्सप्लेन यू, राइट। थोड़ा सा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट, और लेट्स जस्ट स्टार्ट द नोटिंग। ठीक है, हम अपनी नोटिंग शुरू करते हैं। यू कैन यूज 2 पेन्स, और आप एक काम कर सकते हो कि आप 2 पेन यूज करो, सबसे बेस्ट है। एक पेन जो हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए यूज करते हैं, जो आप अभी तक करते आ रहे हो कि वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग, कुछ कुछ पोर्शन आप रफ कॉपी नोट्स बनाते हो ना, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक पे सिर्फ रफ कॉपी नोट्स नहीं चलेंगे, थोड़े से फेयर नोट्स भी हमारे पास होने चाहिए। तो एक आप ऐसे नॉर्मल नोटिंग करोगे और एक जो क्रिस्प पॉइंट्स में लिखवाऊंगी वो आप नोटिंग करोगे। तो ये नॉर्मल नोटिंग है पहले हमारी। नॉर्मल नोटिंग में मैम क्या है, द टर्म हियर इज गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है हाउ टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल। किसको हम डायरेक्ट या कंट्रोल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को। सो वी आर ट्राइंग टू डायरेक्ट द कॉर्पोरेट्स। मैम एक बात बताओ, मतलब आप कहना चाह रहे हो, एकदम ग्राउंड लेवल की बात समझे, तो आप कहना चाह रहे हो कि मैंने एक कंपनी खोली, कंपनी इज द कॉर्पोरेट, है ना। ठीक बात है, बॉडी कॉर्पोरेट वास्ट टर्म है, कंपनी छोटा टर्म है, हम कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं। तो मैंने एक कंपनी खोली और आप बोल रहे हो कि कंपनी को कैसे डायरेक्ट करना है, कंपनी को कैसे कंट्रोल करना है, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
Really? I mean, why would someone else tell me how do I direct my company? I have opened my company. I know how to do business. मुझे जैसे करना है मैं वैसे काम करूंगी. कोई मुझे क्यों बताएगा कि कंपनी को ऐसे चलाओ या वैसे चलाओ? ठीक बात है आपकी. अगर हम बात करें गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट्स, ये चलाता कौन है? कौन चलाता है? देखो मैं इस तरीके से समझाऊंगी ना कि सीधे दिमाग में जाके हिट करेगा आपको पॉइंट. ठीक है, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में कि इतना फैंसी टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस भारी सा है क्या. बड़ा सिंपल सा टर्म है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट्स, कंपनी को चलाना है, कॉर्पोरेट्स को चलाना है. कैसे चला रहे, कौन चलाता है, पहले ये तो समझें भाई. ठीक है, कौन चलाता है? अगर मैं बोलूं तो हमारे पास एक प्रजाति होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. And we have another category of people who are known as shareholders. जब कंपनी बनती है, प्रमोटर्स कंपनी को बनाते हैं, और प्रमोटर्स जब कंपनी को बनाते हैं तो उसके बाद हो सकता है वो खुद ही डायरेक्टर बन जाए, खुद ही शेयर होल्डर बन जाए, है ना. वो खुद ही बोले कि हम पैसा भी लगा रहे हैं तो हम शेयर होल्डर बन गए, हमने शेयर्स ले लिए, और हम ही अपने आप को इलेक्ट करते हैं कि हम ही इस कंपनी को चलाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, राइट, मैनेज करेंगे. सो वी विल बी द बोर्ड, वी विल बी द डायरेक्टर्स ऑल्सो. तो ऐसा भी हो सकता है, किसी और बंदे को भी हम हायर कर सकते हैं. एक टर्म निकल के आता है यहाँ पे मैनेजमेंट. अभी हम मैनेजमेंट को भी कंपेयर करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कि क्या वो दोनों सेम है, देखते हैं. ठीक है, तो हम अगर बोले कि कौन डायरेक्ट या कंट्रोल करता है तो वी कैन से वी हैव दीज टू कैटेगरी ऑफ पीपल, है ना. शेयर होल्डर्स डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं, नो डायरेक्ट कंट्रोल. रादर ये क्या करते हैं, दे अपॉइंट द डायरेक्टर्स, दे ऑल्सो अपॉइंट द ऑडिटर्स, राइट, टू डायरेक्ट द कंपनी. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल. ये सब कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ओके. दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ कंपनीज. समझ में आई बात? ठीक है. अब मेरी बात सुनो. मेरे घर में, मान लो मेरा घर है, मैं अपना घर चला रही हूं, ठीक है, आई एम गवर्निंग माई हाउस, राइट. मेरे घर में क्या होगा ये मुझे कौन बताएगा? मेरे घर में अगर मैं हिरार्की लेके चलूं, सपोजिटली आई डोंट हैव एनी वन एल्डर एट होम, ऑल्दो आई हैव, बट मान लेते हैं कि नहीं है कोई, ठीक है. तो मतलब मैं हुई, और उसके बाद अगली जनरेशन हुई, और मे बी सम सपोर्टिंग हेल्पर्स, राइट. तो वो हमारी पूरी फैमिली हो गई, है ना. तो अब उस फैमिली में क्या होगा ये कौन बताएगा? हम आप ही बताएंगे, आपके आगे कौन सुन सकता है? चलो ठीक है, मैं बताऊंगी. वो हेल्पर या वो बच्चे तो मुझे नहीं बताएंगे. अगर कुछ हेल्पर का मन कर रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए तो क्या वो कर लेंगे? आंसर इज नो. आप डायरेक्शन जो दोगे सही या गलत, हम तो उसको फॉलो, बाकी लोग तो उसको फॉलो करेंगे. दैट मीन्स वी कम टू आवर फर्स्ट लाइन. कुछ गोल्डन लाइंस में लिखवाती जाऊंगी और वो लिखते जाना, वो आपको ध्यान में होना ही होना चाहिए. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक और आपकी हेडिंग होनी चाहिए. एंड पहली लाइन में लिखवा रही हूं, इट नॉर्मली applies at top level. ठीक है, बस ये लिख के वापस आते हैं. बहुत कुछ समझना है भाई. इट नॉर्मली अप्लाइज एट टॉप लेवल. ठीक है, मतलब इतना समझ में आ गया. मैम आप जो कहोगे वो होगा. मतलब कंपनी में अगर हम बात कर रहे हैं कि टॉप लेवल पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसके बाद बिलो बोर्ड आते हैं, उसके बाद और नीचे के सबऑर्डिनेट्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, वर्कर्स आते हैं, जो भी आते हैं, ऐसे हमारी हिरार्की होती है कंपनी में. तो टॉप लेवल पे तो बोर्ड ही आता है. तो मतलब बोर्ड
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। वाई? बिकॉज दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ कंपनीज। वो जैसा डायरेक्शन देंगे वैसे पूरी की पूरी कंपनी चलेगी। ठीक है मैम, बात तो ठीक है। मतलब बोर्ड क्या कुछ पॉलिसीज बनाता है? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, राइट। बोर्ड अपने हिसाब से कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसा होता है और वैसा काम होगा, बिल्कुल होगा। क्या उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं? रुको यार, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे क्यों आना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और एक काम करते हैं, एक मैं आपको ना जबरदस्त वीडियो दिखाती हूँ और उसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे ना तो थोड़ा और मजा आएगा। बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा हमारा बनी का वीडियो देखो। Badmaash Company Limited is inviting people to subscribe to its shares. Come one, come all. I want to invest my money. Me too. Hey dude, I also want. So we have collected lot of money. Hey auditor, Hey, why do you look upset? can we do something to hide this loss? We can definitely manipulate accounts. कुछ भी मैंने आपको नहीं बताया है, सिर्फ एक आइडिया दिया है। इस एग्जाम्पल को अपने मन में एकदम छपा के रखना और हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उसके बाद विल डिस्कस कि क्या हुआ एक्चुअली इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको दिखाया है। बिकॉज आई वॉन्टेड यू ऑल्सो टू थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव, इसलिए पहले मैंने वीडियो दिखाया है। देखो एक कंपनी है जिसमें मैं एज अ न्यू एम्प्लॉय, नई नई प्रोफेशनल बनी, मेरा एकदम मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसे जॉब सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पहुंची हूँ। आई एम बीइंग वेलकम्ड बाय द HR टीम। आई हैव अ फुल गुडी बैग ओवर हियर ऑन माय डेस्क कि हाँ ये आपके लिए, ये वेलकम किट आपके लिए है, ऐसा है वैसा है, हम बॉडी लंच ये वो सब करते हैं कि यहाँ आपको लेके जाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। आई फील सो इलेटेड। Wow, what a work culture, क्या environment है। Even if I'm just walking up to the washroom and I find it proper hygiene, neat, तो मुझे लगेगा हाँ यार चलो अपनी लाइफ तो सॉर्टेड है। वहाँ कॉफी मशीन बढ़िया सी लगी हुई है, चिल करेंगे, है ना। एट द सेम टाइम इफ आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, भाई मैंने अपनी सब ईमानदारी से काम किया है, दिस एनवायरमेंट एड्स टू माई एफिशिएंसी, हाँ या ना। मैं चाहूंगी कि नहीं यहाँ पे काम करना, या मैं छोड़ूंगी अरे यार यहाँ से तो भागो, अब मैं तुरंत इंटरव्यू दूसरा शेड्यूल करने की कोशिश करूंगी कि यार और कंपनीज में देखते हैं, यहाँ पे तो अपना गुजारा नहीं हो पाएगा। क्या मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आएगा? द आंसर इज नो, है ना। दूसरी सिचुएशन समझते हैं, मैं वही हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल और मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, मैं उस कंपनी में पहुंची। आई एम स्ट्रगलिंग, लाइक मैं SBI में पहुंच गई हूँ, यहाँ से वहां से वहां, इस काउंटर से उस काउंटर पे, हम इधर उधर ही करते चले जा रहे हैं। ओ मैडम उधर जाइए, ओ मैडम उधर जाइए। आई एम ट्राइंग टू टेल कि मैं नई ज्वाइन नहीं हूँ, मेरे को बता दो मेरे को बैठना कहाँ है। अच्छा आपको बैठना है, रुको रुको डेस्क आपके लिए कुछ बनवाते हैं। तो मुझे डिससैटिस्फैक्शन आया ऑन द फर्स्ट डे। ऐसा लगता है हमें कि डिससैटिस्फैक्शन तो सिर्फ बॉस को आ सकता है, नहीं यार इंप्लॉइज को भी आ सकता है डिससैटिस्फैक्शन, और इंप्लॉइज को तो ज्यादा आता है, बॉस तो अपना किसी तरीके से काम निकलवा ही लेते हैं, बेचारे पिस जाते हैं इंप्लॉइज। अब वो एम्प्लॉय क्या करेगा? आपके फर्स्ट डे ऑफ जॉब पे आपका लैपटॉप यूज करके, जो हमारा इनकॉग्निटो मोड होता है उसको ओपन करके वो क्या करेगा? दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा। ये करेंगे बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई जॉब, और एक नेगेटिव पब्लिसिटी हम बाहर करेंगे, भाई उस कंपनी को तो कभी ज्वाइन मत करना, अरे इतना बुरा हाल है वहां का, तो पहले दिन जाओ तो क्यों? क्योंकि अभी हमारी नई नई उम्मीदें थी, अभी हमने दर दर की ठोकरें नहीं खाई हुई है ना। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी विच यू आर अनएबल टू मीट। तो सबसे पहली बात, board of directors are responsible for governance of companies. This governance can be good or it can be bad also. Example,
mistreatment of employees, example, sorry, example, cheating or lack of transparency to shareholders, as we discussed in the video. I'll come back to that. ठीक है, and undoubtedly it can be good also. ठीक है, अब अगर ये गवर्नेंस अच्छी है, मतलब आप इस कंपनी को अच्छी तरीके से चला रहे हो, you are not just controlling the company but controlling the company properly. Controlling the company properly. 3 गोल्डन वर्ड्स यहां लिख रही हूं मैं, शायद कुछ लोगों की जिंदगी में ये गोल्डन वर्ड्स बिल्कुल भी ना हो. फैट, fatty. It's not about that fatty or that fat. No. We are talking about fairness, accountability and transparency. ये 3 गोल्डन वर्ड्स होते हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के. इफ यू रन योर कंपनी on the tenets of fairness, accountability and transparency, that is what you are managing the company in a fair way. आप एक फेयर तरीके से इस कंपनी को मैनेज कर रहे हो. ठीक है, that means you can govern the company. Your governance can be good, your governance can be bad also. अगर आपकी governance अच्छी है तो undoubtedly the employees will be attracted to you. Yes or no? The shareholders will be attracted to you. Yes or no? हाँ मैम, सब लोग attract होंगे, बस simple मैम. ठीक है, that means I can say that it's going to be more productive. The company is going to be more productive. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज ज्यादा काम करेंगे. आपने एम्प्लॉयज को खुश खुश रखा है तो भाई एम्प्लॉयज भी तो आपके लिए एफर्ट डालेंगे ना, एम्प्लॉयज ज्यादा काम करेंगे. ठीक है मैम, अच्छी इमेज डेवलप होगी. गुड इमेज तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि ब्रांड रेप्यूटेशन जो होती है ना, रेप्यूटेशन डेवलप होगी. और भाई फाइनेंसेस बढ़ेंगे और इससे ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट इन द कंपनी. तो ज़्यादा हमको बैंक वाले भी पैसा देंगे, शेयर होल्डर्स भी पैसा देंगे, तो हम ग्रो करेंगे, तो अच्छी हमारी ग्रोथ होती है. तो कितना कुछ हो रहा है. अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है बेनिफिट्स, ये तो हम बस अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके कुछ भी लिखते जा रहे हैं. इतनी कॉमन सेंस होती है हमारे पास, एग्जामिनेशन में नहीं चलती ना. हाँ कि ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा मैम, 100% होगा ही होगा. ठीक है, सो आई कंक्लूड another line over here. Corporate governance is not about achieving any result. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये मतलब नहीं है कि ये करो वो करो वो करो, बट इट्स प्योर मेथड ऑफ मैनेजिंग अ कंपनी, मैनेजिंग अ कॉर्पोरेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस में लिखवा रही हूँ. अभी आपको इसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी, जब लास्ट में हम क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे ना तब समझ में आएगी. अरे यार मैम, ये तो आपने जबरदस्त लिखवा दिया है. चलो, कमिंग बैक. ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है मैम, बिल्कुल ठीक है. मैम एक बात बताइए, मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी खोली और मुझे लगता है मैं एकदम ना बचपन से मैंने अपनी फैमिली में देखा है अ लॉट ऑफ अफेक्शन, अ लॉट ऑफ लॉयलिटी, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हुएवर कम्स टू हेल्प यू. तो हमें आदत है कि हम उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. सो वॉट एवर एम्प्लॉयज आर देयर, वी ट्राई टू प्रोवाइड देम अ गुड वर्किंग एनवायरमेंट. ये मेरी एथिकल वैल्यूज हैं और उसी के हिसाब से मैं अपनी कंपनी चला रही हूँ. बहुत अच्छी बात है. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी भर भर के एथिकल वैल्यूज भरी हुई हैं, बट आज के जमाने में ऐसे लोग 10% भी नहीं होंगे. 10% भी नहीं होंगे. भाई एथिक्स तो सबके अंदर भर भर के होते ही होते हैं. एथिक्स का पता तब चलता है जब आप प्लेट में एक
गड्डी रख दो 2000 की, तब आपको पता चलेगा कौन वो गड्डी उठाता है और कौन नहीं उठाता है. It's not just about keeping something like that. It's about providing an environment जहाँ पे आप हल्का सा ऑफ द ट्रैक जाके यू कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, यू कैन मेक ह्यूज मनी. तब आपके एथिकल वैल्यूज निकल के बाहर आते हैं. तो बहुत कम लोग आज के डेट में ऐसे रह गए हैं जिनके एथिक्स आज भी बरकरार हो. ठीक है, अब मान लेते हैं हमने जो एग्जाम्पल देखा कि बनी है, भाई बनी ने लोगों को अट्रैक्ट करके पैसे उठाए. अब बनी डर गया, बनी ने देखा इतना भारी नुकसान हुआ है, अगर मैं ये नुकसान के बारे में अपने शेयर होल्डर्स को बता दूंगा, अपने इन्वेस्टर्स को बता दूंगा, तो ये लोग तो क्या करेंगे, एकदम पैनिक कर जाएंगे, मेरे कंपनी के शेयर प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे, लोग डी इन्वेस्ट करना चाहेंगे, दे विल नॉट कीप फेथ इन मी एंड आवर बिजनेस इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड. तो ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या. तो बनी ने क्या किया, बनी ने मैनिपुलेशन का सहारा लिया. He actually cheated the shareholders. इन्हीं को तो हम स्कैम्स बोलते हैं. Inflating profits, manipulating the accounts, right? And it is done with the help of auditor साहब. तो चीटिंग का सहारा लिया एंड शेयर होल्डर्स को गलत इंफॉर्मेशन देके खुश कर दिया. भाई ये शेयर होल्डर्स की खुशी जो है ना वो टेम्पररी होती है, उस समय तो लगता है कि हम बड़े खुश हैं, बट एक्चुअली लॉन्ग रन में हो रहा है हमारे साथ धोखा. ऐसे रिलेशनशिप्स में भी होता है ना, पता चला कि एक लड़का है भाई शादी के बच्चों के सपने देख रहा है और बाद में उसको पता चला ये सपने तो अगली 10 को दिखा रही है, तो बाद में दिल टूट जाता है ना, हार्ट ब्रेक होता है. वैसे शेयर होल्डर्स का भी क्या होता है, दिल टूट जाएगा. तो ये क्या सही हुआ? द आंसर इज नो. कंपनी कैसे लॉन्ग रन में ग्रो कर सकती है? द आंसर इज अगेन नो, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है. तो किसी कंपनी में एथिकल वैल्यूज हैं, किसी कंपनी में एथिकल वैल्यूज नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ की जो बोर्ड है उनमें है, यहाँ की जो बोर्ड है उनमें नहीं है. एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस और द मेथड्स ऑफ डायरेक्टिंग अ कंपनी फ्लोज फ्रॉम द टॉप लेवल, है ना. तो कहीं है कहीं नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी मैम? जहां नहीं है ना, जहां नहीं है एथिकल वैल्यूज, वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे, वो ज्यादा शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि वो दिखाएंगे हमारी कंपनी में 2 करोड़ का प्रॉफिट, और जो सच्चा सीधा इंसान है वो दिखा रहा है नहीं देखो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट यहां हुआ है, यहां तो 2 करोड़ का लॉस था यार. तो लोगों के साथ भी गलत हो जाता है, लोग भी कंपैरिजन ठीक से नहीं कर पाते हैं, लोगों का पैसा डूबता है, कंपनीज में स्कैम्स होते हैं. It's very important that we govern a company in an ethical manner, not on our so-called ethics. हमारे एथिक्स कुछ बदल सकते हैं, आज ये है कल वो हो गया, कल ईमान डोल गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ. हमारे एथिक्स हर दिन बदलते हैं, उसके बेसिस पे हम कंपनी नहीं चला सकते हैं. कंपनी हैज टू बी गवर्न्ड ऑन सम principles. That principles should be ethical. That principles should be to promote fairness, transparency and accountability. वो जो principles imbibe की जाती हैं through legal regulations, that is known as corporate governance. Corporate governance is something which provides uniformity in governing all types of corporates. कि हर किसी को ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना है, ऐसे अपनी कंपनी को चलाना है. कंपनीज एक्ट भी बताती है कि कंपनी को ऐसे चलाओ, नहीं तो आपकी कंपनी है, आप जो मर्जी वैसे डिसीजन लीजिए. पर कंपनीज एक्ट आपको बताती है कि कम से कम 75% लोगों की ये आप सहमति लो तब आप ये काम करो. माइनॉरिटी को आप ऑप्रेस नहीं कर सकते, ये नियम बना हुआ है. सो कंपनीज एक्ट एट वेरियस प्लेसेस टेल्स यू हाउ टू गवर्न अ कंपनी ऑन द पैरामीटर्स ऑफ फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी. ये 3 गोल्डन वर्ड्स हैं. यूजुअली हम लाइफ में बोलते हैं ना गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड, बट आई एम रिपीटिंग इट इन नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट.
फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। हमारी ना, हम जो प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं ना, उसमें हमारा ना पढ़ाई का लेवल ही अलग होता है, हमारे गोल्डन वर्ड्स अलग हैं, है ना, वो वाले गोल्डन वर्ड्स हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज क्लियर है, राइट। नाउ आई एम राइटिंग सर्टेन थिंग्स, आप लिखोगे। Corporate governance is different from ethics. अभी हम इसका डिफरेंस भी स्टैब्लिश करेंगे. Is different from ethics and also different from day-to-day operational management. Day-to-day operational management. ठीक है. देखो, मैं एक बात फिर से बता दूं, जस्ट बिकॉज आई एम राइटिंग समथिंग ओवर हियर डजंट मीन दैट इन एनी वे आई एम प्रमोटिंग स्पून फीडिंग. मैं ये नोट्स राइटिंग के एब्सोल्युटली अगेंस्ट रहती हूँ. व्हेन यू हैव कम टू द प्रोफेशनल स्टडीज, मैं कभी भी आपको नोट्स डिक्टेट नहीं कराना चाहती हूँ और ना लिखाना चाहती हूँ. मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है. आई हैव गिवन यू हैंड रिटन नोट्स. आई ऑल्सो टेल यू, ठीक है, ये लिख लो, ये नहीं लिखो, ठीक है. बट अल्टीमेटली ये जो तरीका है ना ऑफ डिक्टेटिंग, आई सिंपली क्रिटिसाइज दिस, बट आई नो दैट इट्स वेरी मच नीडेड इन दिस टॉपिक. नहीं तो आप शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे हाउ टू स्कोर मार्क्स. इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है. मैं ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट की वो ये हैबिट डेवलप करे कि मैम ये वर्ड लिखाओ ना, ये वर्ड लिखना है क्या, ये वर्ड नहीं लिखना है क्या. भाई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरी दुनिया को बताओगे कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. आपको कोई नहीं बताएगा कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. समझ में आई बात. चल आगे. CG is more a way of business life than a mere legal compulsion. But since companies do not follow good governance practices, unless mandatory, CG has to be imbibed through regulations. मतलब मैम बहुत सारे ऐसे कानून बने होंगे जो हमें बताएंगे कि कंपनी ऐसा करो वैसा करो, है ना. बिल्कुल सही बात है. हमारे पास कंपनीज एक्ट है, हमारे पास सेबी लॉज हैं, हमारे पास बहुत सारे जगह जगह अलग अलग और लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमें बताते हैं कि ये काम ऐसे करना है. वो काम वैसे क्यों करना है? बिकॉज मे बी इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी to the stakeholders, maybe because it is fair, maybe because it creates an accountability, ठीक है, maybe because it is ethical. It has a lot of benefits. ऐसा नहीं है कि लीगल कंपल्शन डाला जा रहा है कंपनी पे तो कंपनी का इसमें कोई भला नहीं हो रहा है. कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन बढ़ गया कि अच्छा अब ये काम भी ऐसे करो.
नहीं, कंपनी का उससे बहुत कुछ भला होगा। जैसे हमने ऊपर स्टैब्लिश किया था कि गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से कंपनी का भी भला होता है, तो इट शुड बी अ ग्रेट बिजनेस लाइफ। मतलब आपको अपना बिजनेस ऐसे ही चलाना चाहिए, बट बिकॉज कंपनीज ऐसा करती नहीं है, हर कंपनी अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करती है, इसलिए इसको मैंडेटरी किया गया है। धीरे 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 ये इवॉल्व हुई है। बहुत पहले कभी नीड ही नहीं फील हुई थी अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑल्दो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में हर काम एथिकल वैल्यूज के बेस पे ही होता है, तो होता है, बट आई वुड से कि इट वॉजेंट देयर एज अ यूनिफॉर्म वन इन ऑल द कंपनीज। तो हर जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ठीक है, चलो नाउ देखो, डिफरेंस में 4 पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंस में, एंड देन व्हेन वी कम टू एथिक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट के डिफरेंस में, इसमें भी हमको अच्छे से पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे, बिकॉज देयर कैन बी इन नंबर ऑफ डिफरेंसेस, बट इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे हम डिफरेंसेस को स्टैब्लिश करेंगे। सबसे पहले जब हम एथिक्स की बात करते हैं ना, एथिक्स क्या होता है? समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू अस। हमें लगता है कि कोई भी काम अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें लगता है ये काम सही है, ये काम गलत है ना। हो सकता है अगले दिन हमको लगे नहीं नहीं ये काम तो सही है, जो हमें गलत लग रहा था पहले, मे बी वो अब हमको सही लग रहा है। राइट, एक मिनट, अरे यार कहाँ गया, है ना। तो इट कैन चेंज एंड इट इज समथिंग दैट इमर्जेस नेचुरली विद इन अस, है ना। पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस या गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं होती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज समथिंग विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एथिकल प्रैक्टिसेस दैट द बिजनेसेस शुड डू। बिजनेस में होनी चाहिए एथिकल प्रैक्टिस, बिजनेस में होना चाहिए फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और उसके बेसिस पे अभी फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी पे भी इलैबोरेट करके हम समझेंगे। बट एज एंड वेन टॉपिक कम्स, अननेसेसरली 2 घंटे 4 घंटे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली यू नो व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, एंड आई हैव गिवन यू वेरी बेसिक एंड ब्यूटिफुल आइडिया कि हाँ ऐसा होता है। अब हमको उन्हीं एंगल्स पे पढ़ना है जो हमारे करिकुलम का पार्ट है, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत ह्यूज टॉपिक है। इट रिलेट्स टू सो मेनी एस्पेक्ट्स, और उसको पढ़ते जाएंगे तो पता नहीं कहाँ कितना हम गहरे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स। इट इमर्जेस, एथिक्स नेचुरली आता है। गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एथिकल वैल्यूज, बट दे आर समथिंग विच हैव टू बी, विच आर लेड डाउन। हमें बोला गया है कंपनीज एक्ट का ये पार्ट फॉलो करो। क्या है वो? दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनीज एक्ट में एक जबरदस्त चीज आती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेट अवे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप क्या कर रहे हो उसमें? किसके लिए? सोसाइटी के प्रति हम कुछ भला कर रहे हैं, राइट। व्हेन वी से अबाउट बोर्ड्स रिपोर्ट, इट्स अबाउट डिस्क्लोजर। व्हेन वी से कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, अगर हमारे पैनल में, अगर हमारी कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं, तो उसमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी होने चाहिए जो अनबायस्ड हो, जिनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं, राइट। व्हाट इज इट? इफ वी डोंट नो द रिक्वायरमेंट, हम ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू गवर्न आवर कंपनी इन अ मैनर विच इज प्रिस्क्राइब्ड थ्रू द रेगुलेशंस, है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब वो सेट ऑफ पॉलिसीज जो एक कंपनी को डायरेक्ट करती हैं ऑन द पैरामीटर्स ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस, है ना। बट दे हैव बीन लेड डाउन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि गवर्नेंस इश्यूज हर कंपनी में होते हैं। कुछ कंपनीज की एथिकल वैल्यूज, जैसे अगर हम एक जमाने में बात करें तो टाटा, इट इज़ वन सच ग्रुप जो बैक देन ये अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने स्टेक होल्डर्स का बहुत कुछ सोचते थे। ठीक है, तो दे हैड एथिकल वैल्यूज एंड हेंस देयर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वर गुड, राइट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सो मेनी कंपनीज जहाँ पे ये ज़रूरत है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज समथिंग जो आपको पढ़ना पड़ता है, राइट। ये वो एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस हैं जो ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई हैं, एंड दिस इज समथिंग विच कम्स नेचुरली, विच मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट दीज विल नॉट डिफर, राइट, दीज विल नॉट डिफर। तो हियर रेगुलेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे रेगुलेशंस ही तो सब कुछ है, राइट। रेगुलेशंस आर इंपॉर्टेंट, इट नीड्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, ठीक है।
The values and principles considered as foundation and the method of governance here should be with the ethical values, but its methods are important. आप कैसे काम करते हो वो ज़्यादा important है, ठीक है. It applies at all levels and it applies at top level. बिकॉज वहीं पे कॉर्पोरेट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हमारी डिज़ाइन होती है, ये मैंने आपको लिखवाया भी था. तो ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली दिस टॉपिक इज समथिंग विच माइट बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बट अगर नदियों की तरह बहना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. आई थिंक एंड बिलीव कि आपने शायद ये कभी सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो उसको मन में अपने बैठा लो. इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, राइट. ये नहीं सोच सकते नहीं मुझे तो ना ये अकाउंट्स पसंद है, मुझे तो ना ये कॉस्ट पसंद है, मुझे तो जस्ट ये पोर्शन ऑफ टैक्स पसंद है, मुझे तो ना लॉ में मैं ये पोर्शन बहुत इंजॉय करती हूँ मैम, ये तो ना अच्छा नहीं लगता. ये क्यों अपने माइंड में लाना? आप एक टॉपिक के लिए पहले ही नेगेटिविटी लेके आ रहे हो कि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, उसको भी आप अच्छे बिल्कुल नहीं लगोगे, फिर सोचो आपका ही बेड़ा गर्क होगा, उसको तो कुछ नहीं होने वाला टॉपिक का, है ना. सो वेलकम एवरी टॉपिक विद एन ओपन हार्ट, है ना. अगर लग रहा है कि यार ये है, कोई बात नहीं, ये तो और इजी टॉपिक है, इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है. सोचो इसमें तो ना प्रोविजंस याद करने, बस कुछ कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखना है ताकि हम एक अच्छा ब्यूटीफुल आंसर प्रेजेंट कर पाए अगर एग्जाम में आए तो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ ब्लेसिंग विच हैज़ बीन गिवन टू यू, बस उस ब्लेसिंग को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है. सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन डजंट मीन बस जो हमने अपना थोड़ा सा सोचा है, नहीं. हर एक जगह हर एक चीज़ में कंफर्ट जोन होता है. ये चीज़ करना, बोलना मुश्किल है, दैट इज़ योर कंफर्ट जोन, बोलो, राइट. ये पढ़ना मुश्किल है, दैट इज़ योर कंफर्ट जोन, पढ़ो. ओके, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिमिलर टू मैनेजमेंट? क्या मैनेजमेंट ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है? नहीं, मैनेजमेंट से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग होता है और बहुत ज़्यादा अलग होता है. देखो मैनेजमेंट मैंने बताया था ना, अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है. आप कंपनी को मैनेज कर रहे हो, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है. मैनेजमेंट क्या करते हैं भाई, उन्होंने नियम बनाए, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, राइट. वो उनका टारगेट क्या होता है, कंपनी को ग्रो कराना, तो वो अपने टारगेट बेस्ड अप्रोच को लेके चलते हैं. कई बार ऐसा होता है कि इसके चलते भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं तो मान लो एक बैंक है और एक बैंक ने बहुत ह्यूज टारगेट दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को कि कम से कम 500 अकाउंट खुल जाने चाहिए. दीज आर द टारगेट विच इज़ गिवन एंड दिस इज़ द वे दे आर मैनेजिंग द बैंक. अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए हो सकता है बहुत सारे फ्रॉडुलेंट बैंक अकाउंट्स खुले. क्यों? बिकॉज एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर है. आपने ऐसा प्रेशर डाल दिया कि उनको फेक अकाउंट्स खोलने पड़ रहे हैं. दे डोंट हैव अ चॉइस, राइट. उनको अनएथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ रही है. दे डोंट हैव अ चॉइस. आपने उनको अननेसेसरली प्रेशराइज कर दिया ना. तो ये भी कंपनी को मैनेज करने का एक तरीका है, क्योंकि मैनेजमेंट कैसे चलती है, ऑब्जेक्ट और टारगेट्स पे. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेथड ऑफ डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, यू हैव अ टारगेट, बट हाउ यू अचीव दैट टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टारगेट मे बी मिस्ड बट द मेथड शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. आपकी अनएथिकल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, आपके एम्प्लॉयज ठीक रहने चाहिए. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है. तो बिजनेस और प्रॉफिट के लिए तो हर कोई काम कर लेता है, बट एक प्रॉपर गवर्नेंस के लिए लोग काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है. सो मैनेजमेंट टारगेट बेस्ड होता है, इट अप्लाइज एट ऑल लेवल्स, इट इमर्जेस विद सिचुएशन, ठीक है. जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है. यहाँ पे मेथड इज मोर इम्पॉर्टेंट, इट अप्लाइज यूजुअली एट द टॉप लेवल और बिलो टॉप लेवल ऑल्सो समटाइम्स. एंड ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा कि क्या है. रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर रेगुलेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट. मैनेजमेंट के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बताता है कि ये काम ऐसे करना है, वो काम वैसे करना है. देन हियर results are more important than methodology, but here methodology is very important. This is a golden line जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको लिखवाई भी है, ठीक है. The differences I'm not making you right because undoubtedly एकदम सामने सामने आपको दिख रहे हैं, ठीक है. बहुत कुछ अभी हमको और डिस्कस करना है, पढ़ना है. एंड अभी तो हमने बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आप डेफिनेशन पूछो तो वो भी नहीं पढ़ी है. बट नाउ व्हेन यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया कि जिस्ट क्या है, फ्लेवर क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, अब सब मक्खन की तरह चलता चला जाएगा, ठीक है. सो दैट्स इट. आई एम रैपिंग अप द फर्स्ट क्लास हियर इटसेल्फ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू सम आइडिया
कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है, अब वो समझ लिया है। अब हम एक एक करके अपने टॉपिक्स को रैप अप करेंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, राइट? ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले भी मैंने आपको बताया है इज अ ह्यूज टॉपिक, है ना, हर जगह। एंड इनफैक्ट इफ़ यू टॉक अबाउट आवर डे टू डे लाइफ्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट है, ऑल्दो हमने उसको अडॉप्ट बहुत लेट लाइफ में किया है ना, आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बट अगर हम अपने इंडियन रूट्स की बात करें यार, तो हर जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस था, है ना। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें अच्छा करना चाहिए या अच्छा करने के क्या फ़ायदे हैं, नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक तरीका है आप कैसे अपनी बिजनेस को रन करते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वैसे ही अगर हम पर्सनल लाइफ्स में अप्लाई करें तो सिंपली एक तरीका है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी इस तरीके से लिव करते हैं दैट वी आर अकाउंटेबल टू पीपल फॉर आवर एक्शंस, मतलब मैंने उठाया और मैंने इधर कूड़ा डाल दिया, इधर ये कर दिया, उधर वो कर दिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई सराउंडिंग्स, पीपल विल नॉट लाइक मी। इन द लॉन्ग रन मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा, ठीक है। इफ़ आई एम ऑनेस्ट इन माई अप्रोच, इफ़ आई एम अकाउंटेबल, इफ़ आई एम ट्रांसपेरेंट, अगर मैं एथिकल प्रैक्टिसेस करती हूँ अपनी लाइफ में, तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। इट विल बी ईजी फॉर मी टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल एज एंड व्हेन नीडेड। तो वैसे ही बिजनेसेस के लिए भी बोला गया, भाई आपको फाइनेंस चाहिए होगा, आपको फाइनेंस मिलेगा, आपको गवर्नमेंट चाहिए होगा, आपको गवर्नमेंट मिलेगी, आपको लोग चाहिए होंगे, आपको लोग मिलेंगे, आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, जो भी चाहिए होगा आपको वो मिलेगा। बट if you follow or you run your business in such a manner that you are running it on the tenets of fairness, accountability and transparency, right? Transparency in your operations and disclosure, fairness in whatever you are dealing with, and accountability towards all your stakeholders, not just shareholders. यहाँ पे shareholders लिखा हुआ है, but of course it is stakeholders. We have 3 beautiful definitions. क्या ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी मैम? देखो थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है ना, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हर एक चीज़ पता होगी। मैं जो भी आपको बताऊंगी आपको लगेगा कि अरे हाँ मैम ये तो ऑब्वियस है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पार्ट्स की हाँ ठीक है वो नया नया सा सुन रहे हो, बाकी मोस्टली चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, ऑब्वियस होंगी। बट सवाल यही उठता है कि एग्जामिनेशन में हमको नंबर चाहिए, तो एग्ज़ाम में नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्ज़ाम में नंबर के लिए यू हैव टू लर्न, राइट? इसीलिए मैं कुछ चीज़ें लिखवा भी रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट भी करवाती जाऊँगी, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स। तो ये डेफिनेशन भी उनमें से एक है। कई बार क्या होता है आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि हाउ कॉर्पोरेट हैज़ बीन डिफाइंड बाय एड्रियन कैडबरी, राइट? सो नाउ यू हैव टू नो कि भाई उनके किस तरीके से डिफाइन किया गया था। ऑल्दो ये चांसेस कम हैं और मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर पर्सनली मुझे पेपर बनाना हो तो मैं तो ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं पूछूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट हैव टू मग अप, राइट? इट डज नॉट टेस्ट योर नॉलेज, बट ठीक है। तो क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? नोबेल लॉरिएट, देखो सीजी इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे आप बिजनेस करते हो इन अकॉर्डेंस विथ शेयर होल्डर डिजायर, मतलब शेयर होल्डर के हिसाब से आप बिजनेस करते हो, मतलब विच जनरली मीन्स टू मेक मोर मनी। शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ। मैंने कहीं पैसे लगाए तो मैं चाहूँगी ना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रिटर्न मिले, बट while contributing to the basis rule of society embodied in law and local customs। मतलब यहाँ पे इन्होंने फोकस किया नॉट जस्ट टू अदर एथिक्स और अदर प्रिंसिपल्स बट व्हाट इज एम्बॉडीड इन लॉ, मतलब जो लॉ और लोकल कस्टम्स बोल रहे हैं उसको तोड़े बिना काम करना इन द पॉसिबल मैनर जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सको, ठीक है। एड्रियन कैडबरी ये बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है। इट हैज़ टू डू विद पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, हु एक्सरसाइजेज इन हुज बिहाफ एंड हाउ, कौन किसके बिहाफ पे काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दिस वी विल ऑल्सो बी एबल टू रिलेट विद द थ्योरीज अभी हम जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। नारायण मूर्ति कमिटी, इन्होंने भी एक ज़बरदस्त डेफिनेशन हमको दी। एंड क्या है ये? सीजी is the acceptance of the non-alienable rights of shareholders as true owners। नॉन एलिएनेबल मतलब क्या होता है? एलिएनेबल मतलब क्या होता है? जो ट्रांसफर हो सकती हैं, शेयर होल्डर्स की राइट्स ट्रांसफर नहीं हो सकती है, हम ऐसा मानते हैं। एंड ऑफ द शेयर होल्डर्स एज ट्रू ओनर्स, मतलब वही है
उनका अधिकार उन्हीं का है, आप अधिकार ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. It is about commitment of values, ethical business conduct, and differentiating between personal and corporate fund. इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब मैं आपको सीधे ले चलती हूँ, पहले कुछ थ्योरीज हमें पढ़नी है, उसमें आपको इसका मतलब और उसका मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू बोर्ड मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें सबसे पहली थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं एजेंसी थ्योरी. ठीक है, एजेंसी थ्योरी. ओके, एजेंसी क्या होती है? एजेंसी में दो पार्टीज होती हैं कि नहीं? एक होती है प्रिंसिपल और एक होता है हमारा एजेंट, है ना? प्रिंसिपल और एक होता है हमारा एजेंट. यहां पे हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे क्या है? शेयर होल्डर्स, और एजेंट्स हमारे कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब इसमें क्या होता है? एजेंट को हायर किया जाता है. प्रिंसिपल इस एजेंट को हायर करती है या अपॉइंट करती है, राइट? और इनको डायरेक्ट करती है, डायरेक्ट टू परफॉर्म सर्टेन वर्क, है ना, कि आप कुछ काम करो. अब ये जो हमारे एजेंट्स हैं, इनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये सही डिसीजन लें, क्योंकि इनको हमने अपॉइंट किया है, इनको हमने डायरेक्ट किया है. एजेंसी में ऐसे ही होता है ना, हमने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट को बोला भाई ये काम करा दो, तो उसको वैसे ही वो काम कराना है जिस हिसाब से हमने बोला है, राइट? सो ही हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, ही हैज़ टू वर्क इन अ लॉट ऑफ मैनर, बट ऑफ कोर्स within the responsibility, within the powers that have been assigned to them. कुछ पावर्स उनको कंपनी लॉ ने भी दी हुई है भाई. हमने कंपनी लॉ भी तो हम सब इनकॉर्पोरेट कर करके इसको पढ़ते हैं, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वाइडर टर्म विच एक्सटेंड्स वे बियॉन्ड कंपनी लॉ एंड वे बियॉन्ड कंपनीज ऑल्सो. हर कॉर्पोरेट्स में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी लगा रहे हैं, है ना. अब होता क्या है? एजेंट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं कि वो अपने फायदे के बारे में सोचने लगे. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे मान लो अगर उसके पास इतना फंड है, वो सोचे यार एक काम करते हैं, इस फंड को चलो एक न्यू ईयर की पार्टी कर लेते हैं, इतना फंड हम इस रिफ्रेशमेंट्स में डाल देंगे. उससे क्या हो रहा है? न्यू ईयर की पार्टी हो रही है, हमने अपने गेस्ट वगैरह सबको वहाँ पे बुला लिया और हम पार्टी कर रहे हैं. एक काम करते हैं, ये मीटिंग ना यहाँ नहीं रखते, मीटिंग ना वहाँ रखते हैं, वहाँ पे मीटिंग जाएंगे, हम घूम फिर के आएंगे फैमिली को लेकर. सो आपने जो कॉर्पोरेट फंड है और पर्सनल फंड है, कहीं ना कहीं उसकी मिक्सिंग कर दी, राइट? सो यू मे फॉल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर प्रिंसिपल, दैट इज योर शेयर होल्डर्स, राइट? एजेंसी थ्योरी इज ऑल अबाउट सेपरेशन, कि ओनरशिप किसी और के पास है और कंट्रोल किसी और के पास है. मैं बोल सकती हूं यहां पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, राइट? अब आते हैं वापस इस पे. Directors are considered to be agents of shareholders and are supposed to run the company for the best interest of shareholders. बस इतनी सी ही बात है, मैंने आपको थोड़ा एलाबोरेट करके ऑफकोर्स समझाई है ताकि आपके दिमाग में इतनी बात बैठेगी तो आप इतना लिख पाओगे, ठीक है? तो ये डायरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं, और इनको कैसे काम करना होता है? शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में. क्यों? क्योंकि ये इनके प्रिंसिपल है, ऐसे डिच नहीं कर सकते. इनको अपने कॉर्पोरेट फंड, पर्सनल फंड, सब चीज़ों को अलग अलग रखते हुए काम करना होता है. इस तरीके से आप नहीं काम कर सकते कि हाँ चलो मेरा फ़ायदा जिसमें है मैं तो बस वही करने वाला हूँ. तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा एजेंसी थ्योरी में, ठीक है? तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच एक्चुअली कम्स. भाई डेलीगेट तो कर दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उसके बाद उसको निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. वो सोचते हैं कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जो इंट्रूड कर जाता है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम करता है, ठीक है? नाउ इसी के साथ हमारी एक और थ्योरी एसोसिएटेड है, वो है स्टीवर्डशिप थ्योरी. ये क्या है मैम? ये क्या है? ये भी देखते हैं क्या है.
अरे स्टीवर्डशिप थ्योरी, इसमें कौन है? इसमें मैं बोल सकती हूँ, इसमें है स्टीवर्ड्स। अगेन ये कौन है? कंपनी के एग्जीक्यूटिव या टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, राइट, हु वर्क एंड प्रोटेक्ट organizations, and you can say rather who work and protect interest of shareholders। अगर मैं ऐसे लिखूंगी ना तो it would be better। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि मैम ये स्टीवर्ड जो नाम हम सुन रहे हैं, मोस्टली आप लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है मैं उनको भी बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, जैसे हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं ना, स्टीवर्ड्स, जैसे अगर हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो वी कैन कॉल कि स्टीवर्ड्स कौन है? हमारे केबिन क्रू। वाई? बिकॉज दे आर लुकिंग आफ्टर अस। सो जिनकी जॉब होती है ना टू लुक आफ्टर द पैसेंजर्स, उसको हम कहीं ना कहीं स्टीवर्ड्स बोलते हैं, राइट। तो स्टीवर्डशिप थ्योरी में क्या है? We have executives and managers who are working or who are looking after the interest of shareholders, who are protecting the interest of shareholders। तो इनके बीच में भी ये रिलेशनशिप है। अब अगेन ऊपर भी तो यही था मैम, यहाँ पे हम उनको एजेंट मान रहे थे, यहाँ पे हम उनको प्रोटेक्टर टाइप का मान रहे हैं, स्टीवर्ड मान रहे हैं। अगेन आई वुड से एजेंट भी हैं, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो ट्रस्टी भी हैं। तो एक हमारे पास ट्रस्टीशिप थ्योरी भी आती है। ट्रस्टीशिप थ्योरी आइडियली एग्जिस्ट नहीं करती है, बट आपको दी गई है तो मैं उस हिसाब से उसको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीके से ट्रस्टीशिप थ्योरी भी है। यहाँ पे भी हमारे पास कौन है? जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या है? ट्रस्टी की तरह हैं। उनको एंट्रस्ट किया गया है विद द फंड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन की गई है। So they act as the trustee और stewards भी। एजेंट, स्टीवर्ड्स, ट्रस्टी, आप कुछ भी समझो, at all times you have to understand one thing: directors are regarded as stewards। They decide what is to be done and drive the people of the company, right? They decide what is to be done and drive the people of the company। ये काम कैसे करेंगे? ये काम कैसे करेंगे? जो उनको असाइन किया गया है ऑब्वियसली वही काम करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे शुड बी मोटिवेटेड। मतलब मैम देखो, यहाँ पे स्टीवर्डशिप थ्योरी में कहीं ना कहीं ये एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, आप समझो। और अगर ये एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं तो हाउ दे विल बी मोटिवेटेड? इनको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा तो दे विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड कि भाई हमको निकाल दिया जाएगा अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे होता है ना कि अगर आप गए हो तो वहाँ पे स्टीवर्ड्स हैं, हु आर प्रोटेक्टिंग, हु आर टेकिंग केयर, अगर उनकी कंप्लेन हो जाएगी तो निकाल दिए जाएंगे, तो वो और अच्छे से मोटिवेटेड तरीके से काम करते हैं। सेम गोज ऑन हियर एज वेल, राइट। सो यहाँ पे भी फोकस वही है भाई, शेयर होल्डर्स को ही अल्टीमेटली खुश करना है, बट ठीक है। तीसरा हमारा आता है ट्रस्टीशिप थ्योरी। डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स हु आर गिवन द अथॉरिटी टू रन द बिजनेस। ट्रस्टीशिप थ्योरी की अगर मैं बात करूँ ना, तो आइडियली ये महात्मा गांधी की एक थ्योरी से इंस्पायर्ड आप समझ सकते हो। और वहाँ पे होता क्या था कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए, और वो पैसा बाकी लोगों के पास भी पहुंचना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जस्ट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी में यही चीज़ है कहीं ना कहीं कि स्टेक होल्डर्स के पास इतना पैसा है, वो पैसा लगाया गया है एक तरीके से ट्रस्ट, आप समझ लो। डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स जिनको अथॉरिटी दी गई है टू मैनेज दैट ह्यूज सम ऑफ मनी। अब ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो पैसा है ये टुवर्ड्स गुड कॉजेज भी
पहुंचे। ठीक है, इसी के साथ जुड़ती है हमारी स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी में हम सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं बोलते, हम बाकी भी स्टेक होल्डर्स को बोलते हैं। एंड डायरेक्टर्स को एक बैलेंस मेंटेन करना होता है कि ठीक है, हमें अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को खुश करना है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू लुक टुवर्ड्स अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये आपको पता है, उनके बारे में भी सोचना है। तो ये चार थ्योरी पे काम ये चार थ्योरी हमारी क्या है, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू बोर्ड मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड के थ्रू जो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, चलो लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन खैर हमने डिस्कस कर ही ली है, उसके बाद हमने ये देख लिया था। नाउ वी हैव टू क्विकली सी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, बेनिफिट्स, इन सब में कुछ है नहीं, एंड हाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस केम इनटू पिक्चर। सो इसको जल्दी से फटाफट से रैप अप करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना, अनडाउटेडली यस। ट्रांसपेरेंसी लेके आना, वो तो हमको पता ही है। बोर्ड का कॉम्पोजिशन, ये बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। देखो, हमने देखा कि कितनी सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू बोर्ड ही होता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बोर्ड के पैनल में ऐसे लोग हों जो बायस्ड नहीं हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचे। दे थिंक अबाउट द कंपनी, दे थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स। सो एवरीवेयर अ लॉट ऑफ एम्फेसिस हैज बीन गिवन ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड में कौन होना चाहिए। भाई एक वुमेन होनी चाहिए, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने सेबी लोडर में भी देखते हैं हम। एंड वी ऑफ कोर्स डिस्कस द सेम इन कंपनीज एक्ट ऑल्सो। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम तो करना ही करना है, ऐसा थोड़ा है कि रिसोर्सेज को हमें वेस्ट करना है। ठीक है, रिस्क को रिड्यूस करना है थ्रू ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस, और ट्रस्ट डेवलप करना है। यू हैव टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? सच्चाई से। फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अ प्रॉपर टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी। देखो, कंपनी अगर हर समय बताती रहे तो आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट मैनर में दिख रही हैं कि नहीं दिख रही है, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। आपके मन में वो सस्पिशन ग्रो ही नहीं करेगा। वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। सस्पिशन कब ग्रो करता है? जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। जैसे मान लो यू आर इन टू अ रिलेशनशिप और कोई मैसेज आता है, आप लोग साथ में बैठ के ऐसे मूवी देख रहे हो एंड सम मैसेज कम्स अप, और वो कोई पर्सन छुपाने की कोशिश करे, तो वहाँ पे सस्पिशन डेवलप होगा कि नहीं डेवलप होगा। बट अगर द थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट, मतलब मैसेज आया, आपने उठा के भी देखा कि हाँ चलो इट्स अ नॉर्मल मैसेज फ्रॉम समवन, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, राइट। सो जब आप फैक्ट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हो, देन दैट इज समथिंग विच इज हार्मफुल। ओके, सो इट हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। कभी कभी आप हर एक चीज़ जा जाके स्पेसिफिकली बताओ, पता है उसका वो आया था, तो लगे कि यार कुछ गड़बड़ है क्या। तो हर एक चीज़ हम नहीं बताते हैं, बट देयर आर प्रॉपर डिस्क्लोजर्स विच मस्ट बी मेड। प्रूडेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। प्रूडेंट क्या होती है? मतलब आप अगर खुद का पैसा लगा होता तो आप कैसे काम करते? आप खुद के पैसे को बचाने के लिए क्या करते? आप खुद का पैसा होता तो इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाते? तो प्रूडेंट मैनेजमेंट हमेशा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना सारा हमको पैसा मिल गया, कहीं पे भी डाल दो यार, इसमें लगा दो, चलो 4 शेयर्स इसके खरीद लो, इस प्रोजेक्ट में लगा देते, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, डूब जाएगा। नहीं, इंटेलिजेंट, knowledgeable and prudent in decision making is something which is very important, और corporate governance वो facilitate करता है। enhancing value of the enterprise। अगर आपको ग्रो करना है तो भाई आपको अपने स्टेक होल्डर्स को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपकी इमेज, आपकी रेप्यूटेशन, आपकी गुडविल, आपके एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट, आपके स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट, सारी चीज़ें होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं इन बेटर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अकाउंटेबिलिटी, if you're not accountable, it will not be in the long run, right? So you have to be accountable to all the stakeholders, and at the same time you should innovate also. ठीक है,
तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है ना, वो भी encourage करता है कि इनोवेटिव चीज़ें लाओ। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि आपको कस्टमर्स के बारे में भी सोचना है, आपको एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना है, आपको सबका भला करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे चलते रहोगे और आप सबका भला कर लोगे, नहीं, आपको इनोवेशन लेके आना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन, again, you have to maintain a balance, not exactly a balance, you have to understand personal और corporate fund हमारा अलग अलग है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारा ऊपर से भी रिलेट करता है कि हमारी ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए। सो योर प्रोफेशनलिज्म शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करोगे, ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म हम क्या किसको बोलते हैं? जैसे अगर कोई डॉक्टर है एंड ही इज हाईली प्रोफेशनल, ही विल नेवर डिस्क्लोज थिंग्स, मतलब वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, ठीक है। और अगर उसको कहीं से ऐसा होता है कि हाँ चलो हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोई दूसरे हॉस्पिटल से एक ल्यूक्रेटिव ऑफर आया, वहाँ गए, वहाँ सारी चीज़ें यहाँ की बता दी, नहीं, दैट इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म। तो अगर आप कहीं पे भी जाते हो, कुछ भी करते हो, तो यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड सारे स्टेक होल्डर्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ठीक है। घुमा फिरा के आपको सब में एक ही चीज मिलेगी, मैं वही आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो आपको वही मिलेगा, फीचर्स देखो आपको वही मिलेगी चीजें, बेनिफिट्स देखो अगेन आपको घुमा फिरा के वही चीजें मिलेंगी, ठीक है। बट एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाता है तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आप इतना समझ लो। अब बेनिफिट्स क्या है? ग्रोथ के लिए जरूरी है, रेप्यूटेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, बेटर यूज ऑफ फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अगेन बेटर गवर्न इंश्योर्स लॉन्ग टर्म एंड स्टेडी ग्रोथ, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस स्टैब्लिश होता है, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते हैं, एंड अलायंसेस विद अदर कंपनीज आर इजी, क्योंकि हर कोई अप्रोच करना चाहेगा आपकी कंपनी को, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना पड़ेगा। मैं आपको ना अब ज़्यादा फोकस ये रख रही हूँ बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई यूज टू टेक अप इन अ लॉट ऑफ डिटेल्ड मैनर, मतलब हमारी आराम से 16-20 घंटे की क्लास चली जाती थी, बट नाउ आई हैव रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज इतना कंसेप्ट आप पढ़ोगे तो अल्टीमेटली क्या होता है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में क्या आएगा मैम, तो एग्जाम में क्या आएगा उतना हमें समझ में आ जाए, उतना हम लिख पाए, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एनी टाइम ह्यूज, ठीक है। तो पूरा तो हम किसी हाल में कवर नहीं कर सकते। चल अब देखो, पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुआ नहीं करता था, है ना, धीरे धीरे नीड समझ में आती है ना। लॉ भी तो हमारा पूरा का पूरा ऐसे ही है भाई, रोड पे गाड़ी कोई भी कैसे भी चला रहा है, जब भिड़े एक्सीडेंट हुआ तो पता लगा नहीं यार एक साइड रोकना चाहिए फिर दूसरे साइड को जाना चाहिए, तो हमारा ट्रैफिक लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल ये सब इवॉल्व हुआ। तो वैसे ही हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सवाल उठता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इवोल्यूशन के लिए हमारे पास इतने केसेस हैं, इनफैक्ट पहले हमारे ये सिलेबस का पार्ट हुआ करता था, अब तो है नहीं, तो हमें पढ़ना भी नहीं है। हर्षद मेहता केस भी आपने सुना होगा, सत्यम, सत्यम तो भाई एक ज़बरदस्त वो है बेंचमार्क है, उसके बाद तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई, एमसीए वगैरह सब एक्टिव हो गए, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी, तो सत्यम वाज काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू, ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्कैम्स और बिग फेलियर्स ऑफ कोर्स, एज मैंशनड ओवर हियर दैट यू कैन सी। हर्षद मेहता पे तो आपने एक वेब सीरीज़ भी देखी होगी, अगर जिसने नहीं देखी है तो देखना। आइडियली कुछ लोगों को उस तरीके से खैर पिक्चराइज किया गया है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं यार हर्षद मेहता वाज राइट, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। दे वर फेलियर्स, दे वर स्कैम्स एंड दे वर नॉट एथिकली करेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धोखा दिया, बट एथिकली सही भी नहीं थे, ठीक है। सत्यम का स्कैम भी हमारा कुछ ऐसा ही था, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, इवन इफ आई हैवंट, इट डजंट रियली मैटर। सो वी हैव विटनेस्ड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स, हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट फेलियर्स 10, 20, 30 साल में देखे,
और जहाँ पे हमें समझ में आया कि भाई एक कंपनी है जिसने इतना ब्रांड नेम डेवलप किया, जिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं, उस कंपनी में लोग पैसे लगा रहे हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, भाई इतने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को भी एक झटका लगे कि नहीं रातों रात कंपनी बंद हो गई, तो वो बेचारे 100 एम्प्लॉयज़ भी तो होमलेस हो गए ना, मतलब जॉबलेस हो गए, राइट? सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. सो बड़ी बड़ी कंपनीज, भाई पैसा लगा हुआ है, अचानक से फेलियर हुआ. क्यों फेलियर हुआ, सवाल ये उठता है. अगर पहले से ही ये एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे होते, इसकी रिपोर्टिंग दे रहे होते, सब चीज़ कर रहे होते, दिस वाज मेड मैंडेटरी फॉर देम, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती ना. देयर वाज नो लॉ ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना. आइडियली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी हमारी कोई चीज़ नहीं थी. ठीक है, कॉर्पोरेट्स को जो ठीक लगे वो करो. उस समय में भी अगर मैं बोलूँ तो हमारे बहुत सारे बिग कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं, लाइक आई मेंशन टाटा, ठीक है, करते थे, अच्छे प्रैक्टिसेस भी करने वाले बहुत सारे बिजनेस हाउसेस थे, बट इट वॉज नॉट मैंडेटरी. और जब मैंडेटरी नहीं होती हैं चीज़ें तो लोग करते नहीं हैं. अगर मैंडेटरी होता कि नहीं आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं आपको ये रिपोर्टिंग करनी है, तो उनको करनी पड़ती, लोगों को पता चलता आप कहाँ पैसा लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने ये लिया, आप ये नहीं कर सकते हो. अगर उनके पैनल में बोला जाता कि नहीं 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो 4 आते ना. वो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते, वो ऐसा काम होने नहीं देते. आपका ना स्टेक लगा हुआ था, इसलिए आपने ऐसा काम कर लिया, क्योंकि आप ही शेयर होल्डर, आप ही डायरेक्टर, तो आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया कंपनी के साथ, और आपने काम कर लिया ऐसे. बट वो नहीं करने देते, राइट. तो जब बहुत सारा मिसट्रस्ट, बहुत सारे फेलियर्स हुए, तो देयर वाज नीड फेल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो दैट वी कैन नॉट लीव आवर पब्लिक लाइक दिस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस बी इम्बाइब्ड इन देम. ठीक है. सो इंस्टेंसेस ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर्स, कुछ बिग फेलियर्स के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. देन राइज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं. हम भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है. रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज हमारे लिए वो छोटा सा पैसा भी बहुत कीमती है यार. और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को तो अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज चंक्स ऑफ मनी, तो दे ऑल नीड इन्फॉर्मेशन. ठीक है. And we want the information to be in public domain. Regulatory requirements, बहुत सारे regulations हुए. Justifying values to wide range of stakeholders. This is how actually corporate governance has evolved. Corporate failures witness किए, institutional investors बढ़े, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आई, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, फिर हमने कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी डाले. ठीक है. एंड अगर आप रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करते हो, तो इट बिकम्स अ वाइटल डिसएडवांटेज इन असेसमेंट ऑफ गवर्नेंस लेवल. अभी हम रेटिंग्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे. रेटिंग्स के बारे में, जैसे स्कूल में जाते थे ना, स्कूल में जाते हैं तो ग्रेड्स मिलते हैं कि नहीं. स्पीकिंग स्किल्स आपकी A+, राइटिंग स्किल्स B+, तो दिस इज द ग्रेडिंग दैट वी गेट. वैसे ही हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स भी होती है. तो आपका गवर्नेंस लेवल एसेस किया जाता है. जैसे हम लोन लेते हैं तो हमारा सिबिल बनता है ना, तो उसके बेसिस पे बाकी कंपनीज हमको लोन देती हैं. मतलब बाकी अगर हम जाएंगे बैंक के पास लोन लेने, तो हमारा सिबिल चेक करते हैं कि क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. अगर ये किसी से पैसे लेती है तो क्या ये पैसे वापस करती है टाइमली या नहीं करती है. अगर पैसे टाइमली वापस करती है तब तो ठीक है भाई, अगर नहीं करती है तो भाई हम कैसे इसको पैसे दे दे. तो वैसे ही गवर्नेंस लेवल कितना है, आपकी रेटिंग कितनी है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट. उसको देख के स्टेक होल्डर्स आर अट्रैक्टेड टू द कंपनी और दे गेट डिस्कनेक्टेड. तो डिस्कनेक्ट इज ऑफकोर्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस. एबनॉर्मल वोलेटिलिटी इन शेयर प्राइसेस. शेयर प्राइसेस अगर आपके स्टेबल नहीं होते हैं ना, तो डाउट होता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, कंपनी या तो ठीक से मैनेज नहीं हो रही है, राइट. सो दे ऑल वांट टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी. इट डज नॉट गिव अ very good image, right? So this is how
आर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज़ इवॉल्व्ड इन शॉर्ट. ठीक है, तो अगर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम क्वेश्चंस देखें तो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चंस बन गए भाई. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिमिलर टू एथिक्स? इज इट सिमिलर टू मैनेजमेंट? What are the objectives of corporate governance? What are the features of corporate governance? Benefits of corporate governance? How has corporate governance evolved? And theories of corporate governance through board management. इतने क्वेश्चंस अभी तक हमारे बन गए और आराम से आप समझ लो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं, सबके सब आ सकते हैं. तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि ये नहीं आएगा, एकदम आराम से आएगा. ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़े. अब हमारे पास है कैडबरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस या कोड्स इन इंडिया. बहुत सारी कमिटीज सेटअप हुई जिसमें से 3 कमिटीज़ को हम इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे 4 दी हुई हैं मैम. कैडबरी कमेटी हमारी इंडिया की कमेटी ही नहीं है. राहुल बजाज कमेटी, KR चंद्रात्री कमेटी एंड कुमार मंगलम बिरला कमेटी. ठीक है, तो ये 3 कमिटीज़, ऑल्दो वी हैव मोर कमिटीज़ ऑल्सो, बट हमें जो हमारे करिकुलम का पार्ट है हम वो डिस्कस कर रहे हैं. कैडबरी कमेटी से इंस्पायर होके बाकी चीज़ें हैं हमारी. एंड based on the recommendations of Cadbury committee, we have some important recommendations which were suggested by the committee established in India. कमिटी होता क्या है? कमिटी और कुछ नहीं होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है. देखो, जब भी गवर्नमेंट के सामने कोई चैलेंज आता है ना, इनफैक्ट कोई बिल भी आता है, अगर उसको पास करना है, अगर लगता है कि नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ ये लॉ बनना चाहिए, वो लॉ बनना चाहिए, ऐसा इसमें मैंडेटरी होना चाहिए, सेबी लोडर, ये वो सब चीज़ें हैं, सबसे पहले क्या होता है? कमिटी बना दो. एक ग्रुप ऑफ पीपल को बनाओ जिनके पास अच्छी नॉलेज हो, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो. लेट देम स्टडी, लेट देम इवैल्यूएट एंड लेट देम ब्रिंग देयर रिकमेंडेशंस. उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम देखेंगे हमको किसको एडिट करना है, किसको नहीं करना है, किसको एज इट इज़ फॉलो करना है, किसको अप्लाई करना है, किसको नहीं करना है, किसको होल्ड पे डालना है, ऐसा हम देखेंगे. ठीक है, तो कमिटी कोई बहुत हैवी सा टर्म नहीं है. बहुत सारी कमिटीज सेटअप हुई हैं ऑन डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मतलब हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ USA ने ये सेटअप की थी. एड्रियन कैडबरी कमिटी बोलो या कैडबरी कमिटी बोलो, इट्स द सेम थिंग. और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए. ठीक है, उसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्चुअली टास्क फोर्स स्टैब्लिश किया, एक कमिटी बनाई which was headed by Mr. राहुल बजाज. राहुल बजाज क्या? चेयरमैन MD ऑफ बजाज, हमें पता है, राइट. एंड ही वॉज पास्ट चेयरमैन ऑल्सो ऑफ CII. वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम कैडबरी कमिटी. तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने रिकमेंड की. ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास और कमिटीज़ थी, फर्दर हमारे पास रिकमेंडेशन थे, फर्दर और कमिटी, फर्दर रिकमेंडेशन. ठीक है, तो क्या मैम ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है? अनडाउटेडली यस. कमिटी के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो कमिटी के बारे में हमसे रिकमेंडेशन ही पूछा जाएगा कि ये वाली कमिटी क्या रिकमेंड करती है. आज के टाइम की अगर बात करूँ, ये सारी चीज़ें ऑब्सोलीट है. देखो, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एक तरीके से कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की. क्यों? क्योंकि आज के टाइम में भाई एक कमिटी बनी इतने साल पहले, उसने कुछ रिकमेंड किया, हमारे इम्बाइब हो गया, उनके बेसिस पे कुछ और एडिशन हुआ, कुछ डिलीशन हुआ, कुछ और कमिटी बनी, कुछ रिकमेंड. आज के टाइम का लॉ तो हम पढ़ ही रहे हैं ना. देयर आर सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन कंपनीज एक्ट, सम इन सेबी लोडर, सम इन सेबी रेगुलेशन, सम इन अदर लॉज. ठीक है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इम्बाइब हो चुकी हैं. यहां से ये मैंडेटरी कर दिया गया. जैसे कैडबरी कमिटी के रिकमेंडेशंस के स्टार्ट से बात करें तो यहाँ पे था कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए. आज के टाइम में अगर हम अपने कंपनी लॉ की बात करते हैं, सेक्शन 177 में ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है. एंड इट्स नॉट जस्ट लिस्टेड कंपनीज हु हैव टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी बट अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑल्सो.
तो हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, वी आर समहाउ डिस्कसिंग द हिस्ट्री कि भाई कैडबरी कमेटी बनी गई थी और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिए, ठीक है। ऐसे ही हमें 4 कमेटी के बारे में पढ़ना है, 4 के रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज करेंटली हैपनिंग, दैट इज समथिंग जो आपको अलग से पता है, ओके। तो इनका रिकमेंडेशन पहला क्या था कि लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और इसका डिस्क्लोजर एनुअल रिपोर्ट में होना चाहिए। दूसरा, एक्सटर्नल ऑडिटर और फाइनेंस डायरेक्टर को ऑडिट कमेटी की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, ऑडिटर भी अवेयर हो और फाइनेंस डायरेक्टर भी अवेयर हो। फाइनेंस डायरेक्टर स्पेसिफिकली होता है कि हमारी कंपनी में आइडियली ऐसी कोई पोजीशन होती नहीं है, बट देयर इज सम डायरेक्टर हु लुक्स आफ्टर फाइनेंस जिसको अच्छी नॉलेज होती है, सो ही शुड ऑल्सो अटेंड। बाकी बोर्ड मेंबर्स के पास भी अधिकार होना चाहिए, दे मे हैव द राइट, दे मे नॉट हैव द राइट, इनको तो कंपल्सरीली करना चाहिए। शुड अटेंड मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी। इनका पूरा का पूरा फोकस आप देखो, 4 रिकमेंडेशन हम पढ़ रहे हैं, चारों के चारों किस पे पढ़ रहे हैं, ऑडिट कमेटी पे। क्या है, और कोई रिकमेंडेशन नहीं था मैम, हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, बट इनका मेन फोकस ऑडिट कमेटी ही था। ऑडिट कमेटी को डिस्कस करना चाहिए क्या हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ऑडिट फर्म एंगेज्ड है, कभी कभी जॉइंट एंगेजमेंट होती है, तो कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। रिव्यू करना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिटर के रिकमेंडेशन को कैसे डील कर रहे हैं, हाफ ईयरली एनुअल स्टेटमेंट्स बोर्ड के पास जाने से पहले कमेटी के पास जाएं, वो इसको रिव्यू करे, ठीक है। कमेटी के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अगर कोई भी रेफरेंस है या कुछ भी बात है तो उस पर इन्वेस्टिगेट कर पाए। एंड इसका चेयरमैन शुड बी अवेलेबल एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। Chairman of audit committee should be available to answer at AGM, ठीक है। और audit committee should discuss scope, involved up to review half yearly and annual financial statements। ये सारी की सारी चीजें हैं हमारी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ कैडबरी कमेटी। अब इससे इंस्पायर होके जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास कौन आई, राहुल बजाज कमेटी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ चीजों को बदला। ओनली लिस्टेड कंपनी विद टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 20 करोड़ विच एवर इज लेस शुड सेट अप ऑडिट कमिटी विद इन 2 years, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रॉम द डेट इट रीचेज द थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब अगर आज आपने टर्नओवर की लिमिट क्रॉस की है तो अब 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी और ब्रॉड चीज़ें बोली गई, वहाँ पे सारी लिस्टेड कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया गया, यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया या उनका रिकमेंड किया गया, ठीक है। देन ऑडिट कमेटी शुड असिस्ट बोर्ड फॉर इफेक्टिव सुपरविजन, ठीक है। Committee should interact with both the auditors, ठीक है मैम, सिंपल। तो इनका रिकमेंडेशन किससे इंस्पायर्ड था, कैडबरी कमिटी से, और कैडबरी कमिटी ने ऑडिट कमिटी की बात की एंड राहुल बजाज कमिटी ने भी अपना एम्फेसिस ऑडिट कमिटी के ऊपर रख के रिकमेंड किया कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, दिस शुड बी मेड मैंडेटरी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं KR चंद्रात्रे कमिटी। अब ये क्या है, इस कमिटी की अगर हम बात करें तो इट वाज नॉट रियली अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस, बट ये भी हमारी कमिटी बनी थी विद रिस्पेक्ट टू द कॉरपोरेट सेक्टर एंड ऑल दैट ओनली, एंड क्रेडिट रेटिंग वगैरह अभी जब हम पढ़ेंगे और सिक्योरिटी, तो कुछ चीज़ें ना अलग थी, मतलब इस कमिटी में कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसी चीज़ें थी नहीं, और कॉरपोरेट गवर्नेंस के टॉपिक पे कभी हम इस कमिटी की चर्चा करते भी नहीं। वी डू नॉट डिस्कस अबाउट दिस कमिटी मोस्टली इन कॉरपोरेट गवर्नेंस टॉपिक, बट हाउएवर इट हैज़ बीन गिवन एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो क्लियरिफाइड कि दिस वाज नॉट ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस, पर फिर भी इसमें ऑडिट कमिटी का कुछ
इनकॉर्पोरेट किया गया था एंड वी हैड वन ऑफ द रिप्यूटेड एक्सपर्ट. सो विल सी कि क्या था. कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस विच हैव बीन एक्सेप्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड. अब देखो लिखा है इनकॉर्पोरेटेड इन रीसेंट अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट 1956. हे भगवान, कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हुए ज़माना हो गया, उसमें रीसेंट अमेंडमेंट आए हुए और ज़माना हो गया. तो मैं बोल रही हूँ ना कि कंपेयर मत करना कि आज के टाइम में क्या है, बट ठीक है, रिकमेंडेशन हम देखते हैं. इन्होंने बोला कि कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है उनके पास ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए. ठीक है, ऑडिटर, अकाउंट्स ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर और जो डायरेक्टर है इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, ये सब अटेंड करेंगे पर वोट नहीं करेंगे. मतलब इनको नॉलेज हो, ऑफकोर्स वोट करने का हक सिर्फ मीटिंग वो कमिटी के मेंबर्स को होता है. इन लोगों को अधिकार नहीं होगा कि ये मैटर्स में इंक्लूड करें, बट दे विल हैव द राइट टू डिस्कस, दे विल हैव द राइट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, शैल अटेंड एंड पार्टिसिपेट. ऑडिट कमिटी ऑडिटर के साथ पीरियोडिकली डिस्कशन करेगी विद रिस्पेक्ट टू स्कोप, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन, विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू एंड हाफ ईयरली एंड एनुअल बिफोर सबमिशन टू बोर्ड. ठीक है, ऑडिट कमिटी के पास अथॉरिटी होगी टू इन्वेस्टिगेट. देखो ये एग्जैक्टली रेप्लिका आपको दिख रहा होगा कैडबरी कमिटी का काफी हद तक, है ना. तो ऑडिट कमिटी के पास अथॉरिटी होगी कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है इनटू एनी मैटर, अपनी मर्जी से, या बोर्ड उनको रेफर करे तो भी उनके पास पूरा एक्सेस होगा इनटू द रिकॉर्ड्स. अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट ईदर ऑन ओन और रेफरेंस बाय बोर्ड. चेयरमैन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे एजीएम में ताकि वो क्लैरिफिकेशन दे सके. एंड पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर नॉन कॉम्प्लायंस व्हिच इंक्लूड्स इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, तो ये इनके जो रिकमेंडेशंस थे उनको माना भी गया था. एंड इनफैक्ट आवर कंपनीज एक्ट वाज अमेंडेड आल्सो, बट नाउ वी हैव एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, ओके. नाउ कुमार मंगलम बिरला कमिटी. Kumar Mangalam Birla Committee was set up by SEBI and is different from the previous three. Alike previous committees, उसने ऑडिट कमिटी को बेस नहीं माना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, एंड कुछ रिकमेंडेटरी और कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशंस दिए. ठीक है, नाउ रिकमेंडेशंस क्या थे. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे बोर्ड का हिस्सा नहीं होने चाहिए. जैसे होता है ना बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, आज के डेट में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास नॉमिनी डायरेक्टर करके प्रोविजन होता है. नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है, जैसे अगर बैंक ने लोन दिया हमें और हम पे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक अपना एक बंदा, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने एक बंदे को भेज सकते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्टर. तो ऐसी सिचुएशन में अलाउड होता है, बट अदरवाइज ये नहीं होने चाहिए, ऐसा इनका कहना है, ऐसी इनकी एडवाइस है. जो इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब आपने पैसा लगाया कंपनी में, फाइन, बट देन ओनरशिप एंड कंट्रोल इज डिफरेंट ना. हम उसको सेग्रीगेट करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने इतना पैसा लगा दिया सो यू कम एंड कंट्रोल द कंपनी. नो, यू हैव इलेक्टेड द डायरेक्टर्स, लेट द डायरेक्टर्स रन द कंपनी. इफ यू वांट टू रेज अ वॉइस तो आप एज अ शेयर होल्डर ही अपनी आवाज उठाओ. आप शेयर होल्डर की कैपेसिटी में जो आपके पास पावर्स हैं आप उनको यूटिलाइज करिए. यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर बोर्ड, राइट. सो representative should not be a part of board of directors. Raise voice as shareholder only. Half of the board independent. पर अगर chairman non-executive है, outside directors may comprise of 1/3 of directors. मतलब अगर चेयरमैन हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कम से कम आधा इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 हो सकते हैं. Once you have read the chapter of directors, my dear, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए. There should be absolutely no problem in understanding executive, non-executive. ये मैम क्या बोल रही है, independent, non-independent. अब नहीं समझाऊंगी मैं. ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि एकदम वो कहती हूँ ना मैं, रच रच के हमने पढ़ा है डायरेक्टर के बेसिक्स. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेल. नाउ कंपनीज जिनका कैपिटल 10 करोड़ है और नेटवर्थ 25 करोड़ है, उनको ये गाइडलाइंस इधर करनी पड़ेगी. एंड
बाकी कंपनीज के लिए थोड़ा डेफर्ड टाइम लिमिट थी, वेयर शेयर कैपिटल ऑफ 5 crores. इट एक्चुअली डज नॉट मैटर. मतलब ये सब चीज़ें मैं बोलूँगी ना एकदम ऑब्सोलीट है यार, क्या ये पढ़ रहे हैं हम, राइट. Audit committee should be set up to enhance the credibility of financial disclosures and promote transparency. Audit committee में कौन होना चाहिए? Minimum 3 non-executive directors जिसमें majority independent होंगे. At least 1 director के पास फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज होगी और कमिटी एटलीस्ट 3 बार मिलेगी साल में. सो इतनी चीज़ें हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है, याद करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इसके अलावा ऑडिट कमिटी को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्यों डिफॉल्ट हुई, भाई आपने डिपॉजिटर को पेमेंट क्यों टाइमली नहीं किया, डिबेंचर होल्डर का समय से पेमेंट क्यों नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें. इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल डिफॉल्ट्स बाय कंपनीज. रेम्यूनरेशन कमिटी शुड बी सेटअप. अब यहाँ तक तो बात हमने ऑडिट कमिटी और थोड़ा बोर्ड के रिस्पेक्ट में बात करी. अब कुछ और चीज़ें. रेम्यूनरेशन कमिटी जैसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी विच एग्जिस्ट टुडे, जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, तो वो भी इनकी रिकमेंडेशन थी कि वो भी बननी चाहिए ताकि फेयर प्रमोशन हो ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे पास अच्छे लोग आए, राइट, इंक्लूडिंग द गुड सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, राइट. सो रेम्यूनरेशन कमिटी शुड बी सेट अप. एक हमारे पास स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी जो आज एग्जिस्ट करती है, इनका रिकमेंडेशन था कि इन्वेस्टर कंप्लेंट्स सुनने के लिए भी एक कमिटी बननी चाहिए. ठीक है. और इनका जो चेयरमैन हो वो भी एजीएम पे प्रेजेंट हो शेयर होल्डर की क्वेरी आंसर करने के लिए. ठीक है. इन कमिटी के जो मेंबर्स हो, द डायरेक्टर्स ऑफ दीज कमिटीज कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ मोर देन 10 कमिटीज एंड कैन नॉट चेयर मोर देन 5 कमिटीज. मतलब आप 5 कमिटी के चेयरपर्सन हो, अब आप 6th के नहीं बन सकते. आप 10 कमिटी के मेंबर हो, अब आप 11th के नहीं बन सकते. ठीक है. तो इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जाए ताकि ये जो भी काम करें थोड़ा सा सीरियसली करें. ठीक है. हमारी एनुअल रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन हो ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग, अब हम पढ़ेंगे आगे. तो नाउ वी हैव टू रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेपरेटली. ठीक है. जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनको ऑफिस एंड एक्सपेंसेस रिम्बर्स करने चाहिए. एनुअल रिपोर्ट में डिटेल्स होने चाहिए अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स. एंड कमिटी ने बहुत सारे वॉलेंटरी रिकमेंडेशंस भी दिए, मतलब विच आर नॉट मैंडेटरी. वो रिकमेंड कर रहे हैं कि लोग इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो भाई ठीक है कोई बात नहीं. तो कुछ नॉन मैंडेटरी भी थे, जैसे पोस्टल बैलेट. आज के टाइम में है मैंडेटरी है पोस्टल बैलेट इन सर्टेन केसेस. तो ये सारी पुरानी चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं और इनकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है हमारा लॉ, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इम्बाइब्ड. ठीक है. चल, आई थिंक सो फार थिंग्स आर क्लियर. ओके.